नमस्ते, नमस्कार, आदाबर, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान मां प्रेमा फाउंडेशन से आप तमाम बच्ची और बच्चों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यह एक बात बता देना चाह रहा हूं कि मां प्रेमा फाउंडेशन अदम्य यति गुरुकुल के समान ही एक ऐसे ही संगठन है जिस संगठन का उद्देश्य किसी भी तरह से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं, अपितु समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के व्यक्ति बच्चा क्यों ना हो उस तक शिक्षा पहुंचाना है और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के घर में शिक्षा पहुंचाकर जिस घर में खाना बनाने के चूल्हा नहीं जलता है उस घर में कलम से क्रांति लाना है। इसी उद्देश्य से मां प्रेमा फाउंडेशन की ज्योति जी के द्वारा किया गया इस प्रयास को मैंने सहर्ष स्वीकार किया और इसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप वास्तव में स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को स्वीकार करते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य समझता है, तो आप मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल 2 कैसेट मैंने मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के रूप में बनाया था, आज तीसरा कैसेट आपको बता रहा हूं जिसको आप देखिए। इसमें है पहला सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में आप देखिएगा कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत दास प्रथा है, यानी कि आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास की चर्चा है, आपको मनु स्मृति में 7 प्रकार के दास की चर्चा है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में 10 प्रकार के दास की चर्चा है, नारद स्मृति में 13 प्रकार के दास की चर्चा है, त्रिपिटक में 4 प्रकार के दास की चर्चा है। यानी दास एक परंपरा थी जिसको नारद संहिता में विधिवत कानून बनाकर स्थापित किया गया था। अंग्रेजों के लिए यह बिल्कुल ही गलत था और इसीलिए अंग्रेजों ने दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम बनाना प्रारंभ किया और इसी का प्रयास था कि 1789 में सबसे पहले कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। 1789 में कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। उसके पश्चात 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में स्पष्ट रूप से यह बात आई कि दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और 1843 में एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी आप सुनिएगा, 1787 में कॉर्नवालिस के द्वारा दास प्रथा पर दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा पर रोक लगाने की बात की गई और 1843 में एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको 1813 और 1817 के अधिनियम में 1813 और 1817 के अधिनियम में स्पष्ट रूप था कि नाबालिग और गर्भवती स्त्रियों के विधवाओं के सती होने पर मजिस्ट्रेट रोक लगा सकता है। 1813 और 1817 में स्पष्ट रूप से यह एक्ट आया बजाते कि नाबालिग और गर्भवती विधवाओं के सती होने पर मजिस्ट्रेट जब चाहे तब रोक लगा सकता है। 1817 में पुनः एक एक्ट दोहराया गया जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में उन विधवाओं को सती नहीं किया जाएगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी मैंने कहा कि 1813-1817 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि नाबालिग और गर्भवती विधवाओं को सती नहीं किया सकता है। 1817 में एक एक्ट आया जिसके तहत कहा गया कि उन स्त्रियों को, उन विधवाओं को सती नहीं किया सकता है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अंततः 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 के तहत राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। यह सबसे पहले बंगाल, उसके बाद मुंबई और फिर मद्रास में लागू हुआ। यह आपको स्पष्ट था। उसके बाद आप देखेंगे तो 1850 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम पारित हुआ। लेकिन 1850 से पहले मैं चर्चा कर दूं 1813 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि ईसाई मिशनरी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, जो कि भारतीयों के लिए अत्यंत ही कष्टकारी साबित हुआ। और तत्पश्चात 47वीं रेजिमेंट को आदेश दिया गया कि समुद्र पार करके उसे बर्मा जाना लाजमी है, क्योंकि समुद्र पार करने के कार्य को यह समझा जाता था कि उससे लोग मलेच्छ हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और 47वीं रेजिमेंट का भंग कर दिया गया। उसी तरह आप यह भी जानते होंगे कि 1806 में बिल्लोर में सिपाहियों का पहला विद्रोह हुआ था जिसमें धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग की मनाही हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनाओं को की गई थी। 1850 का धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसके तहत कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू या मुसलमान
कोई भी हिंदू या मुसलमान यदि अपना धर्म त्याग करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे उसके पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसको रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। और तत्पश्चात आप देखिएगा 1856 में एक मसविदा तैयार करता है डलहौजी विधवा पुनर्विवाह संबंधित विडो रिमैरेज एक्ट से संबंधित, और परिणाम स्वरूप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विशेष प्रयास से 7 दिसंबर 1856 को लॉर्ड केनिंग ने विडो रिमैरेज एक्ट पारित किया, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को स्वीकृति मिल गई। आपको पता होगा कि उच्च परिवार में सबसे पहली विधवा महिला रायमणि थी जिसका विवाह हुआ कलकत्ता में, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल थे। आप जानते होंगे पारसी धर्म में बहराम जी मालाबारी एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे, जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल सम्मति आयु अधिनियम 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल सम्मति आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें कन्याओं के विवाह की आयु 12 वर्ष घोषित कर दी गई। तत्पश्चात आपको हरविलास शारदा के प्रयास से 1930 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़कों के विवाह की आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। वही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दिया गया और लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान तक चल रहा है। ये आपको था शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आधार। उसके बाद मैं बताऊंगा भारत में जनजातीय आंदोलन। भारत में ब्रिटिश शासनाधीन अनेक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हुए, जिसमें संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, उरांव विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए। उसकी मैं विस्तार से सिलसिलेवार चर्चा करूंगा। फिर मैं चर्चा करूंगा भारत में किसान आंदोलन, इसकी भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। किसान आंदोलन की चर्चा करूंगा कि किस तरह से किसान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिपादित नई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप क्यों किसान आंदोलन भारत में हुआ, उसकी मैं चर्चा करूंगा। और किसान आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, किसान आंदोलन के पश्चात कौन कौन से लैंड एलिनिएशन एक्ट पारित हुए, उसकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और तत्पश्चात में आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह की चर्चा करने के क्रम में मैं आपको बता दूं कि आपको 1772 से लेकर 1857 तक भारत पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस 1772 से लेकर 1857 तक के शासन के क्रम में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए। तो इस प्रावधान में सामाजिक क्षेत्र में मैंने बताया कि अनेक महत्वपूर्ण सुधार लाया, चाहे विधवा पुनर्विवाह संबंधित हो, या सती प्रथा संबंधित हो, या दास प्रथा संबंधित हो, या बाल विवाह संबंधित हो, या आपको स्त्रियों को शिक्षा देने संबंधित हो, जिसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यहां तक कि अनेक सरकारी उत्सवों में लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। और सबसे बड़ी बात अपार्थिव थी रंग भेद की नीति, जिसमें रंग भेद की नीति भारतीयों के लिए अलग था, भारतीयों को काला कहकर इनको प्रताड़ित किया जाता था। ये थी सामाजिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में मैंने बताया 1813 का चार्टर एक्ट में किस तरह ईसाई मिशनरियों को भारत आने जाने बसने और धर्म प्रचार की छूट दी गई। किस तरह मैंने बताया कि 47वीं रेजिमेंट को समुद्र पार करके बर्मा जाने के लिए बाध्य किया गया। मैंने यह भी बताया कि 1806 में कैसे भारतीय सेनाओं हिंदू और मुसलमानों को उनके धार्मिक प्रतीक के प्रयोग से मनाही कर दी गई। तब मैंने बताया 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम अर्थात रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, जिसके तहत मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी हिंदू या मुसलमान यदि अपना धर्म त्याग करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर मैंने बताया 7 दिसंबर 1856 को कैसे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विशेष प्रयास से लॉर्ड केनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में बहादुर जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, बहादुर जफर के 2 पोतों को और एक पोता को गोली मार देना हडसन के द्वारा, बहादुर जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश देना, बहादुर जफर को यह फरमान देना कि बहादुर जफर के पश्चात कोई भी मुगल जो है युवराज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि आपको 1833 के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान था कि वंश रंग लिंग
जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आपको अलगाववादी नीति का अवलंबन नहीं किया जाएगा सरकारी सेवा में, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका खुलेआम उल्लंघन कर रही थी। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों को 7 रुपया मिलता था जबकि यूरोपियन सैनिक को 35 रुपया मिलता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि केवल 3 भारतीय सैनिक ऐसे थे जिनका वेतन 300 था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न स्थानों पर जाने में भारतीय सैनिकों को वेतन और भत्ता भी नहीं दिया जाता था। इवन की डाक दर अधिनियम डलहौजी के द्वारा पारित किया गया और डाक दर अधिनियम पारित करके डलहौजी ने स्पष्ट रूप से सैनिकों को मिलने वाली मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी। यह सामाजिक, धार्मिक और सैनिक और राजनीतिक प्रयास था। उसके पश्चात आपको आर्थिक क्षेत्र में नई भू राजस्व व्यवस्था थी। नई भू राजस्व व्यवस्था में आपको इस्तेमारी व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जिसको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, उसके बाद आपको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, कुटीर एवं हस्तकरघा उद्योग का विनाश, कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत में अकाल नीति, भारत में रेलवे का विकास, भारत में मुक्त व्यापार की नीति जैसे अनेक महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण बस पूंजी का निर्माण संभव नहीं हो पाया। धन का पलायन इसी में एक महत्वपूर्ण आधार था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नेहरू, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध अध्यक्ष थे और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया टुवार्ड्स इंडिया वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया द डेप्थ्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और यह स्पष्ट किया कि भारत से कच्चा माल, सोना चांदी, धन उपहार के रूप में लगातार ब्रिटेन की ओर जा रहा है, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। इन तमाम आर्थिक कारणों से भारत में पूंजी का निर्माण संभव नहीं हुआ और भारतीयों में जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ। अब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक के पश्चात हम लोग देखेंगे एक तत्कालिक कारण उभर कर सामने आया और तत्कालिक कारण यह था कि पहले सैनिकों को ब्राउन बेस नामक बंदूक दिया जाता था, लेकिन ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर 1 जनवरी 1857 से न्यू इनफील्ड राइफल आया। न्यू इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का प्रयोग किया जाता था वह कारतूस कलकत्ता के दमदम में बनता था और उसी समय यह अफवाह फैली। उस कारतूस का चूंकि प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता था और उसी समय यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है। परिणाम स्वरूप लोगों में जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ और 10 मई 1857 को मेरठ से खल खुदा का मुल्क बादशाह का वतन सिपाही का हल्ला बोल मारो फिरंगी के साथ 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र हुई और 1858 के पश्चात महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था लेकर उसे ब्रिटिश क्राउन या संसद को दे दिया तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन जिन नीतियों का प्रतिपादन किया था, चाहे वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे सहायक संधि हो, चाहे युद्ध के द्वारा जीते गए क्षेत्र हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का तात्पर्य यह है कि डलहौजी ने यह स्पष्ट कहा था कि जिन राजाओं के पास अपना संतान नहीं है वे गोद लेकर किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते हैं। इस क्रम में 1848 में सतारा को अप्पा साहिब से, फिर सतारा, संबलपुर, बघाट जैसे क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर दिया गया। 1853 में गंगाधर राव से झांसी छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर दिया गया। 1854 में रघुजी थर्ड से आपको नागपुर को छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर दिया गया और करौली अंतिम क्षेत्र था 1855 में जिसको छीना गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हस्तक्षेप कारण करौली को वापस करना पड़ा। उसी तरह सहायक संधि 1798 में वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके तहत बहुत सारे रियासत को कंपनी का अधीन किया गया। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला रियासत आपको हैदराबाद का निजाम था और एकमात्र रियासत टिप्पू सुल्तान था जिसने मरते दम तक सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। उसी तरह 1843 में एलन बरो के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय कर लिया, इसके बावजूद कि सिंध के शासक मीर अली अंग्रेजों के भक्त थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि डलहौजी के द्वारा 1848-49 में पंजाब को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर लिया गया। इन तमाम कारणों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ, जिसका प्रतिफल 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसकी मैं विस्तार से इसके क्या थे सामाजिक कारण, क्या थे आर्थिक कारण, क्या थे राजनीतिक कारण, क्या थे धार्मिक कारण, क्या थे तात्कालिक कारण, क्या था इसका प्रभाव, क्या इसका परिणाम निकला, क्या यह क्यों असफल रहा। 1857 के पश्चात 1858 में ब्रिटिश क्राउन या पार्लियामेंट के हाथ में शासन आने के पश्चात किस तरह की विधि व्यवस्था प्रारंभ हुई। 1858 से 1885 के बीच में किस प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया गया, क्योंकि 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी और इसमें पढ़ने वाले तमाम भारतीय देखने सुनने में भले ही भारतीय लगते हों, लेकिन मानसिकता से पूरी तरह अंग्रेज थे और उनका ऐसा मानना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना एक दैवीय संयोग है और बिना ब्रिटिश सरकार के सहयोग के भारत में स्वशासन की स्थापना संभव नहीं हो सकती है। यही कारण है कि ये लोग पढ़े, जितने भी शिक्षित लोग थे वे 1857
ईस्वी के विद्रोह के विरोधी थे। और अंततः आप देखिएगा कि ये सिजितबर्ग ने अपने अलग से प्रस्ताव रखा, और तब आपको देखिएगा ये आपको उसके पश्चात देखिएगा कि 1858 से लेकर 1885 के बीच में अनेक छोटे मोटे राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ। ये राजनीतिक संगठन बंगाल बिहार उड़ीसा के जमींदारों के हित की रक्षा करने वाले संगठन थे। स्वाभाविक था कि ये हित की रक्षा करने वाले संगठन के कारणवश हम लोग देखते हैं कि ये संगठन जो कि बंगाल बिहार उड़ीसा के हितों को साधने वाले संगठन थे। यही कारण है कि इसका कोई भी व्यापक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटना घटे जिस घटना के परिणाम स्वरूप आपको 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 के पूर्व कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे, उन राजनीतिक संगठन का क्या उद्देश्य था और क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, हम उपस्थित होते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक लेते हैं ब्रेक। आप मां प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह गरीब अनाथ असहाय की आवाज है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।